तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मैजिकल दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिस वर्ल्ड के अंदर सभी के सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं और तो और उनका सोशल स्टेटस भी उनके मैजिक पावर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इस वर्ल्ड के अंदर लोग अपने मैजिक पावर्स को गॉड के दिए हुए गिफ्ट मानते हैं। और तो और इस दुनिया के अंदर इंसानों के साथ काफी सारे अजीबो गरीब जानवर भी रहते हैं और सभी लोग अपने डेली लाइफ के अंदर मैजिक का यूज करते हैं, मगर सिवाय एक के। तभी हमें दूर जंगल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मैश होता है। और हमें दिखाया जाता है कि मैश काफी ज्यादा भारी भरकम वेट से वर्कआउट कर रहा होता है और मैश की इतनी ज्यादा पावर देखकर वहाँ पर खड़े सभी के सभी जानवर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी के बाद मैश अपने वर्कआउट को खत्म कर उस डंबल को वापस रख देता है और घर जाने से पहले क्रीम पफ को खाने लगता है। उसी के बाद हमें जंगल के अंदर एक छोटी सी हट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक ओल्ड मैन जिसका नाम रेक्रो होता है वो अपने लिए कॉफी बना रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी कॉफी को पीता है, मैश वहाँ पर गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये देखकर रेक्रो मैश के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और मैश से कहता है कि बेवकूफ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी तक दरवाजा तक खोलना नहीं आया। ये सुनकर मैश रेक्रो से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। उसी के बाद मैश उस दरवाजे को लेकर गेट के ऊपर काफी ज्यादा जोर जोर से पीटने लगता है, जिसकी वजह से रेक्रो मैश के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ, इसे इस तरीके से नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके लगाओ। मगर मैश रेक्रो की एक भी बात नहीं सुनता और उस दरवाजे को ही तोड़ देता है और रेक्रो से कहता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और मैश की इतनी ज्यादा तोड़फोड़ की वजह से रेक्रो काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन उसी के बाद रेक्रो मैश और अपने लिए कॉफी बनाता है और मैश से पूछता है कि क्या तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। तो मैश रेक्रो को बताता है कि जी हाँ डैड, मैंने अपनी आज की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है, मगर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो मैश रेक्रो से पूछता है कि पापा, आप हर बार मुझे फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हो। ये सुनकर रेक्रो वहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाता है और हमें बताया जाता है कि मैश बिल्कुल भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। इस दुनिया के अंदर सभी के सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं, मगर मैश स्पेशल है, इसीलिए उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो फिर रेक्रो मैश को ये कह के टाल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कभी ना कभी बाद में मैजिक सिखा दूंगा, और बाहर जाने लगता है। और बाहर जाने से पहले वो मैश को बताता है कि मैश बेटा, तुम घर से बाहर सिटी के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां पर जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मैश रेक्रो से कहता है कि जी हाँ डैड, मैं बिना आपकी परमिशन के सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा और ये मेरा एक प्रॉमिस है। उसी के बाद रेक्रो वहां से चले जाता है और उसके जाते के साथ ही मैश के पास एक एडवर्टीजमेंट आके गिरता है और वो एडवर्टीजमेंट एक बेकरी के अंदर सेल हो रहे क्रीम पफ्स का होता है। और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर उन क्रीम पफ्स का दाम काफी ज्यादा सस्ता होता है, जिसे देखकर मैश अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक हुडी पहनकर सिटी की तरफ जाने लगता है। और सिटी के अंदर जाते के साथ ही मैश देखता है कि आसपास के सभी लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं। ये देखकर मैश बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि वो अपने छोटे से छोटे काम को भी मैजिक से ही कर रहे होते हैं, जिससे उनकी फिजिकल बॉडी वीक हो रही होती है। उसी के बाद मैश उस बेकरी के पास पहुंच जाता है और बेकरी वाले को पैसे देते हुए कहता है कि मुझे क्रीम पफ्स चाहिए। मगर जब मैश उस बेकरी वाले को पैसे देता है, तब वो देखता है कि वो सारे के सारे सिक्के मुड़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से मैश उस बेकरी वाले से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लगता है कि मेरी एक्साइटमेंट की पावर की वजह से ये सारे सिक्के मुड़ चुके हैं। और ये सुनकर वो शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैश के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। तभी मैश अपनी उंगलियों से ही उन सभी के सभी सिक्कों को सीधा कर देता है। ये देखकर वो शॉपकीपर और भी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से मैश की हुडी उसके सर से उड़ जाती है। और जब आसपास के लोग मैश की शक्ल को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैश की शक्ल पे कोई भी मैजिक मार्क नहीं होता। उसी के बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान मैजिक को यूज कर सकता है, उसके चेहरे पर एक मैजिक मार्क होता है। और जब मैश मैजिक का यूज ही नहीं कर सकता, इसीलिए उसके चेहरे पे कोई भी मैजिक मार्क नहीं होता। उसी के बाद हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम ब्रैड होता है, वो एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट बना होता है। तब हमें वहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि डिवाइन विजनरी वो लोग होते हैं जिनको मैजिक यूज करना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, और डिवाइन विजनरी टाइटल को पाकर उन्हें काफी ज्यादा नेम, फेम और पैसे दिए जाते हैं, जिसे देखकर ब्रैड वहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है और अपनी लाइफ को उससे कंपेयर कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जेल का कैदी जो कि ब्रैड से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है और ब्रैड से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं करी। जिसे सुनकर ब्रैड को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रिजनर को पनिशमेंट देने के लिए उसके पास जा रहा होता है। पर तभी एकदम से वहाँ पर उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन उठाने के बाद उसे पता चलता है कि सिटी के अंदर एक लड़का बिना मार के घूम रहा है, जिसे सुनकर ब्रैड वहाँ से उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसी के बाद हमें मैश के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि आराम से क्रीम पफ खाते हुए रास्ते पर चल रहा होता है। लेकिन तभी वो एक मोटे से पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और तो और इस पुलिस ऑफिसर ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी होती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैश से कहता है कि ओए लड़के, ये देखो तुमने मेरी शर्ट के ऊपर क्या कर दिया है, अब इसे मुझे धोकर वापस करो। और ये सुनते के साथ ही मैश उस मोटे से ऑफिसर की टी शर्ट
को ही फाड़ देता है और उस ऑफिसर से कहता है कि ठीक है ऑफिसर, मैं आपकी टी शर्ट को वापस कर दूंगा, बस मुझे एक बार इसे अच्छे से वॉश करने दीजिए। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर मैश के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और उस मोटे से ऑफिसर से पूछता है कि ऑफिसर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो ऑफिसर ब्रैड को बताता है कि देखिए सर, इसने मेरी शर्ट को फाड़ दिया। और ब्रैड जब मैश की शक्ल को देखता है तब वो समझ जाता है कि यही है वो लड़का जिसके मुंह पर मार्क नहीं है। और इससे पहले कि ब्रैड मैश को कुछ भी कर पाता, रैक्रो वहाँ पर आकर मैश को गोली की तेजी से उड़ाकर ले जाता है और जाने से पहले वो उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इसे माफ कर देना, ये अभी थोड़ा नादान है। ये देखकर ब्रैड उन दोनों के पीछे एक मैजिकल बर्ड को लगा देता है। दूसरी तरफ हमें मैश के घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रैक्रो मैश को काफी ज्यादा डांट रहा होता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी मैश बिना उसकी परमिशन के सिटी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं। तो मैश वहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर देना डैड, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और मैश को अपनी गलती पर काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है, जिसे देखकर उसके फादर थोड़े से शांत होते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर सुबह वाली ट्रेनिंग को वापस से रिपीट करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से मैश ट्रेनिंग करने के लिए जाने से पहले अपने सारे के सारे क्रीम पफ्स अपने फादर को दे देता है और वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। और तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मैश के फादर ये सोच रहे होते हैं कि मुझे मैश के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैश जिस एज के अंदर है उस एज के अंदर बच्चों का मन दुनिया को एक्सप्लोर करने का करता ही है, मगर जो भी मैं कर रहा हूँ वो एक तरीके से ठीक ही है क्योंकि इस घने जंगल के अंदर कोई भी हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी मैश के फादर की नजर खिड़की के बाहर बैठे हुए एक बर्ड की तरफ जाती है जो कि किसी ने अपने मैजिक को यूज करके बनाई होती है। और इससे पहले कि मैश के फादर कुछ समझ पाते, कोई उनके घर को तोड़कर अंदर घुस जाता है और जब धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि ये ब्रैड ही होता है जो कि अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी लाया होता है। तभी ब्रैड मैश के फादर से कहता है कि कहाँ है वो बिना मार्क वाला लड़का। दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मैश अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग को रिपीट कर रहा होता है, मगर इस बार वो अपनी ट्रेनिंग को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही खत्म कर देता है। और ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और सोचने लगता है कि यार ये दरवाजा अंदर की साइड खुलेगा या फिर बाहर की साइड, मैं इतनी जल्दी इसे भूल कैसे सकता हूँ। पर तभी मैश को घर के अंदर से ऑफिसर ब्रैड की आवाज आती है जो कि मैश के फादर को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है कि जो लोग मैजिक का यूज नहीं कर सकते उन्हें इस दुनिया के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है और अगर वो लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो उन्हें मैं ही मारूंगा ताकि आगे चलकर ऐसे लोग और पैदा ना हो। और मैश के फादर से पूछते हैं कि जल्दी बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है, वरना उसको तो मैं मारूंगा ही साथ तुम्हें भी उसके साथ खत्म कर दूंगा। और मैश के फादर मैश के बारे में थोड़ा सा भी बताने से बिल्कुल मना कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रैड उन्हें जमीन पर पटक देता है। उसके बाद ब्रैड मैश के फादर से कहता है कि क्या मिलेगा तुम्हें उस बिना मैजिक वाले लड़के को बचा के। तभी हमें मैश के फादर के एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि मैश के फादर भी बिल्कुल मैश की तरह ही थे क्योंकि उनके घर से लेके स्कूल तक उन्हें हर जगह फेलियर ही बुलाया जाता था क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते थे। और ऐसे ही जब एक दिन उन्होंने एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने का सोचा, उन्हें पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और जब उन्होंने उस बच्चे को थोड़ा ध्यान से देखा तब उन्हें पता लगा कि इस बच्चे के मुंह पर तो कोई मैजिक मार्क ही नहीं है, जिसकी वजह से उस बच्चे के माँ बाप ने भी रैकरो की तरह उसे रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन रैकरो को एहसास हुआ कि किसी को इस दुनिया के अंदर उसकी जरूरत है, इसीलिए रैकरो उस बच्चे की खातिर सुसाइड करने से रुक जाते हैं और उस छोटे से बच्चे का नाम मैश रख देते हैं। उसी के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो ऑफिसर ब्रैड मैश के बारे में मैश के फादर से बार बार पूछ रहा होता है और मैश के पापा उसे फिर से मना कर देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि मैश अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो घर के अंदर मत आना, यहाँ से काफी ज्यादा दूर भाग जाओ। जिसकी वजह से ब्रैड काफी ज्यादा गुस्से से मैश के फादर को लाते मारने लगता है, जिसकी वजह से मैश वहाँ पर दरवाजे के साथ एक पुलिस ऑफिसर को पंच मारते हुए अंदर आ जाता है और अंदर आते के साथ ही वो वापस से उस मोटे से पुलिस ऑफिसर की शर्ट को फाड़ देता है और उस मोटे से पुलिस ऑफिसर के मुंह पे काफी ज्यादा चांटे मारने लगता है और एक फाइनल चाटा मार के उसको एक साइड बिठा देता है। तभी रैक्रो मैश से कहता है कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि अंदर मत आना, फिर भी तुम अंदर आ गए। तो मैश वहाँ पर कहता है कि डैड आप ही मेरा सब कुछ हो और तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और ये सुनकर ब्रैड वहाँ पर हंसने लगता है और मैश से कहता है कि तुम मुझे हराओगे, तुम्हें मैजिक तो यूज करना आता नहीं है बेटा, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज करता हूँ। और ये कहते के साथ ही ब्रैड अपनी स्टिक से काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक मैश की तरफ मारता है, मगर मैश उस मैजिक को सिर्फ अपने हाथों से ही डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर ब्रैड वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि अभी जो अटैक उसने मैश के ऊपर मारा होता है उसी सेम अटैक से उसने पास्ट में एक ड्रैगन को हराया होता है, मगर मैश ने तो उसके अटैक को सिर्फ अपने हाथों से ही डिफ्लेक्ट कर दिया। जिसके बाद ब्रैड अपनी काफी ज्यादा मैजिक पावर को यूज कर मैश के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक मारता है, मगर मैश उस अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश के ऊपर काफी सारी मैजिक बॉल से अटैक करने लगता है। मगर तभी वो देखता है कि मैश तो उसकी सारी मैजिक बॉल से जगलिंग कर रहा होता है और उसकी मैजिक बॉल से थोड़ी देर फुटबॉल खेलने के बाद मैश
रैक्रो की जादुई छड़ी को उठाकर ब्रैड की तरफ फेंक के मारता है, जो कि ब्रैड के फेस को कट कर दीवार के अंदर घुस जाती है। ये देखकर ब्रैड को मैश की पावर के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होता, क्योंकि एक इंसान जिसको मैजिक भी यूज नहीं करना आता वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद ब्रैड वहाँ पर घुटनों पर बैठकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और रैक्रो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान, साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश भी होता है। उसी के बाद मैश ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने मेरे फादर को कभी बाद में फिर से परेशान करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी ब्रैड वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगे, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को एक हैप्पी लाइफ जीने दूंगा। उसी के बाद ब्रैड मैश को बताता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी चुना जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मैजिकल स्कूल के अंदर एडमिशन लेकर डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि डिवाइन विजनरी को स्कूल के अंदर रिस्पेक्ट के साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं और तुम्हें अपने सारे कमाए हुए पैसे मुझे लाकर देने हैं, और अगर जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ तुमने अगर वैसा नहीं करा तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मैश वहाँ पर थोड़ा सा सोचता है और ब्रैड की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, और डील को एक्सेप्ट करने के बाद वो ब्रैड को बताता है कि वो ये सब सिर्फ अपने फादर के लिए कर रहा है, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने फादर के साथ पीसफुली जी सके। ये सुनकर मैश के फादर वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश ने अपने फेस के ऊपर ब्रैड की हेल्प से एक मैजिकल मार्क बना लिया होता है, और साथ ही साथ उसने मैजिकल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म को भी फिल कर दिया होता है। और मैश उस अकेडमी के पास जाकर कहता है कि वो बिना मैजिक के इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बनेगा। उसी के बाद हमें ईस्टर्न अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना और जाना माना मैजिकल स्कूल है, और इसी स्कूल में से दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड मैजिशियंस निकलते हैं। उसी के बाद हमें स्कूल के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे एक साथ खड़े हुए होते हैं, और हमें बताया जाता है कि इस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसको सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स के पास काफी ज्यादा मैजिक पावर होती है वो काफी आसानी से स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। उसी के बाद हमें एक टीचर के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला होता है, और हमें ये भी बताया जाता है कि इस टीचर का नाम लूची होता है, और यही टीचर डिसाइड करेगा कि किस स्टूडेंट को स्कूल के अंदर एडमिशन देना है और किस बच्चे को फेल करना है। और ये टीचर खिड़की से स्कूल के बाहर सभी बच्चों को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे काफी जोर से किसी चीज को पटकने की आवाज आ रही होती है, और जब वो खिड़की के बाहर थोड़ा ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि मैश तो वहाँ पर काफी ज्यादा भारी भरकम वेट से वर्कआउट कर रहा होता है। और मैश को इस तरीके से वर्कआउट करते हुए देखते हुए वो सोचता है कि यार ये स्टूडेंट मैजिकल टेस्ट देने के लिए फिजिकल वर्कआउट क्यों कर रहा है। ये देखकर लूची को लगता है कि शायद से उसने कुछ गलत देख लिया, इसीलिए वो खिड़की के बाहर फिर से देखता है, और इस बार खिड़की के बाहर देखते वक्त उसे पता चलता है कि मैश वहाँ पर अपनी एक इनविजिबल चेयर बनाकर एक फिजिकल बुक को पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मैश के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर ऑफिसर ब्रैड और मैश के फादर उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि मैश के फादर को मैश के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, और वो ब्रैड से पूछते हैं कि भाई ये बिना मैजिकल पावर्स के मैजिकल टेस्ट को कैसे पास करेगा। मगर ब्रैड को मैश के ऊपर पूरा भरोसा होता है, और वो मैश के फादर से कहता है कि अरे तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो, वो कुछ ना कुछ करके पास हो ही जाएगा। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एग्जामिनर लूची अपनी मैजिकल पावर से वहाँ पर एक काफी ज्यादा शानदार एंट्री मारता है, और उसकी इस धमाकेदार एंट्री को देखकर वहाँ पर खड़े काफी सारे स्टूडेंट्स हैरान हो चुके होते हैं। मगर मैश ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, और लूची से कहता है कि इससे अच्छा तो मैं ही करके दिखा सकता हूँ। ये सुनकर लूची को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने आप को ये कहकर शांत कर लेता है कि मैं इसको फेल कर दूंगा। और ये कहते के साथ ही लूची वहाँ पर फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है, और राउंड को स्टार्ट करने से पहले वो अपनी स्टिक को हिलाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे टेबल्स निकल आते हैं, और उन सभी टेबल्स के ऊपर आसमान से एक एक क्वेश्चन पेपर भी गिर जाता है, जिसे देखकर मैश लूची से कहता है कि जब तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पर एग्जाम होगा तो तुमने पहले से ही तैयारी क्यों नहीं करी। ये सुनकर लूची को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो ये सोचता है कि यार इस एग्जाम के अंदर तो सिर्फ 3% बच्चे ही पास हो सकते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का मैश बिल्कुल भी पास हो पाएगा, इसीलिए छोड़ो, मैं इस लड़के पे बेकार में ही गुस्सा हो रहा हूँ। उसके बाद सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, और लूची उन सबको बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जब सभी के सभी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर के सभी वर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह घूमे जा रहे थे। और उसी के बाद लूची उन सभी के सभी बच्चों को बताता है कि उसने उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैजिक का यूज कर रखा है, और लूची उन सभी बच्चों से कहता है कि अगर उन्हें इस एग्जाम के अंदर पास होना है तो उन्हें इन सभी के सभी वर्ड्स को चलने से रोकना होगा। और मैश उस चलते फिरते क्वेश्चन पेपर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और उन सभी वर्ड्स से कहता है कि चलना बंद कर दो, मगर वो वर्ड्स मैश की बात को नहीं मानते, जिसकी वजह से मैश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से की वजह से वो अपने पेन को तोड़ देता है, और मैश की डर की वजह से वो सभी के सभी वर्ड्स अपनी अपनी जगह पर एकदम स्टिल हो जाते हैं। जिसके बाद मैश अपना क्वेश्चन पेपर लूची को जाके दे देता है, और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश अपने हर एक मैजिकल टेस्ट को अपनी फिजिकल एबिलिटीज की मदद से ही क्लियर कर देता है। ये देखकर लूची काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि मैश ने उनके एंट्रेंस एग्जाम का एक मजाक बना दिया होता है। जिसके बाद लूची वहाँ पर एक
काफी ज्यादा बड़ी पजल को क्रिएट कर देता है और सभी बच्चों से कहता है कि उन्हें इस पजल के अंदर से सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर बाहर आना है और साथ ही साथ सभी बच्चों को वार्न करता है कि इस पजल के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स है जो उनको आगे बढ़ने से रोकेंगे और अगर वो 30 मिनट के अंदर अंदर इस पजल से बाहर नहीं आए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी के सभी बच्चे उस पजल के अंदर चले जाते हैं और लास्ट के अंदर मैश भी उस पजल के अंदर चले जाता है और अंदर जाते के साथ ही मैश को वहाँ पर एक लेमन नाम की लड़की मिलती है जो कि मैश से कहती है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो वो इस पजल से काफी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो मैश उसकी बात को मान जाता है मगर हर रास्ते के बीच में लेमन किसी न किसी ट्रैप के अंदर फंसती रहती है और मैश को भी लेमन के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है, इसीलिए वो उसे उसी ट्रैप के अंदर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लेमन उसे अपने मैजिक की मदद से चेन से बांध देती है और लेमन मैश को बताती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसे इस पजल से बाहर नहीं जाने दे सकती। मगर मैश को इस चेन की वजह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और उस चेन को तोड़ते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और इससे पहले कि लेमन उसको रोकने के लिए वहाँ पर कुछ भी कर पाती, वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर लेमन से एक रिडल के बारे में पूछने लगता है मगर लेमन उस रिडल का आंसर नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो जाइंट मॉन्स्टर लेमन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर मैश आ जाता है जो कि एक ही पंच मार के उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है। फिर लेमन मैश से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करी फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो मैश लेमन को बताता है कि उसे लेमन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाएगी, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आ गया। तो लेमन मैश से कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे को बचा तो लिया मगर अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। जिसके बाद मैश उस भूल भुलैया की दीवारों को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। ये देखकर लूची और वहाँ पर खड़े सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवारें 1 मीटर मोटी और किसी भी मैजिक से नहीं तोड़ी जा सकती, मगर मैश तो इन दीवारों को बिल्कुल मक्खन की तरह तोड़ते हुए बाहर आ चुका होता है और ये सब कुछ स्कूल का हेडमास्टर अपनी खिड़की से देख रहा होता है और उसको मैश काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी स्कूल के बच्चे मैश को वहाँ से भगा रहे होते हैं क्योंकि मैश इस पजल को बिना सॉल्व करे वहाँ पर आया होता है और तभी लेमन वहाँ पर सबके सामने आती है और वहाँ पर सबको चुप होने के लिए कहती है क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसी की वजह से हुआ होता है। मगर लूची लेमन को धमकाते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, किसी को कुछ भी मत बताना। तब भी लेमन वहाँ पर चुप नहीं होती और सबको सब कुछ सच बता देती है और सच ये होता है कि लूची ने ही लेमन को कहा था कि अगर वो मैश को रोक के रखेगी जब तक इस पजल का टाइम पूरा नहीं हो जाता तो वो उसे पास कर देगा और लेमन भी लूची की बातों को मान लेती है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और अगर उसका एडमिशन इस एकेडमी के अंदर हो गया तो उसकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी सुधर जाएगी। उसके बाद लूची भी उन सभी की सभी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही लेमन को कहा था कि वो मैश को रोक के रखे क्योंकि मैश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसी के साथ साथ वो ने एक बात और बताता है कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वही एग्जामिनर है, वही डिसाइड करेगा कि वो पास होंगे या फिर फेल। और ये कहते के साथ ही लूची अपनी मैजिकल झड़ी को निकाल के मैश और लेमन दोनों को ही फेल करने लगता है, जिसकी वजह से मैश वहाँ पर आकर लूची की झड़ी को ही तोड़ देता है और लूची से कहता है कि प्रोफेसर अब ये सब काफी ज्यादा हो रहा है। और मैश के बिहेवियर को देख के वहाँ पर खड़े सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो लूची से बिना डरे उसके पास चला गया और साथ ही साथ उसकी झड़ी को भी तोड़ दिया। और इससे पहले कि लूची मैश को वहाँ पर कुछ और कह पाता वहाँ पर हेडमास्टर की एंट्री हो जाती है और हेडमास्टर वहाँ पर आते के साथ ही सभी बच्चों से कहता है कि मैश का एंट्रेंस एग्जाम अब वही लेगा और लूची तुम एग्जाम के बाद मुझे ऑफिस में आके मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। और ये कहते के साथ ही हेडमास्टर मैश को अपने साथ एक हॉल के अंदर लेके चले जाता है और वहाँ पर पहुंचते के साथ ही हेडमास्टर मैश से उसका इंटरव्यू लेने लगता है और मैश से पूछता है कि तो मैश मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो और इसी स्कूल के अंदर क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैश हेडमास्टर को बताता है कि वो स्कूल के अंदर इसलिए एडमिशन लेना चाहता है ताकि वो अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जी सके। उसके बाद हेडमास्टर मैश से लेमन के बारे में पूछता है और उससे पूछता है कि तुमने उसकी जान क्यों बचाई, बल्कि वहाँ पर एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा कम टाइम बचा था। तो मैश हेडमास्टर को बताता है कि अगर वो लेमन को नहीं बचाता तो उसे बाद में जाकर काफी ज्यादा रिग्रेट होता। हेडमास्टर को मैश का ये जवाब सुनकर उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और हेडमास्टर अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मैश उन लोगों में से है जो कुछ भी काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। और मैश से कहते हैं कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये दुनिया कैसे चलती है क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे जानवर भी रहते हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे जानवर से हुआ तो तुम क्या करोगे। और ये कहते के साथ ही हेडमास्टर अपनी मैजिक पावर को शो करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लेड एक डॉल के ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर मैश वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो हेडमास्टर मैश को बताता है कि ये एक एंशिएंट स्पेल है और जिसके ऊपर भी ये कास्ट करा जाता है उसके सबसे करीबी पर्सन की आत्मा इस डोल के अंदर आ जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैश के फादर एकदम से खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हेडमास्टर मैश को बताता है कि अगर ये ब्लेड उस डोल के ऊपर गिर गया तो जिसकी भी आत्मा इसके अंदर है वो कभी भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए ही इस डोल के अंदर कैद होकर रह जाएगी। जिसकी वजह से मैश उस ब्लेड के ऊपर पंच मारता है ताकि वो अपने फादर को बचा सके, मगर वो ब्लेड बिल्कुल भी नहीं रुकता और मैश के हाथ से खून निकलने लगता है। मगर मैश यहाँ पर भी नहीं रुकता और उस ब्लेड के नीचे अपने दोनों के दोनों हाथ रख देता है जिसकी वजह से वो ब्लेड रुक जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी के
सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हेडमास्टर भी मैश की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो गाइज अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और पिछले हफ्ते में गला खराब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।